अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने मुझसे हेल्प भी मांगी है कि आप मेरा साथ दें, और मैंने उनको क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या मुझसे हेल्प मांगी, ये कहानी के एंड में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जैसे मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक फैमिली जो मैं चाहता हूँ बढ़ती जाए। कहानी सुनने से जिस तरह आप लोगों को ज़हनी सुकून मिलता है, आपका वक्त अच्छा गुजरता है, टेंशन से फ्री होके आप इतने लम्हों को जब तक कहानी में इन्वॉल्व रहते हैं, एंजॉय करते हैं, तो बहुत सारे लोगों तक जब आपकी कहानी पहुँचेगी, क्योंकि ये मेरी नहीं, MMTV आपका चैनल है, कहानी भी आपकी है, तो इसको लाइक करने से, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब इसको आगे फैलाएगा। जज़ाकल्लाह। उनका फ़र्ज़ी नाम है जी मुख्तियार, तकरीबन मिलता जुलता मैंने नाम रखा है, और उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है आप मुख्तियार रखते हैं। कराची में ये पैदा हुए, ये भी एक फ़र्ज़ी है, सिंध की ही कहानी है, सिंध रियल जगह है, लेकिन बाकी तमाम जगह जो है मैं फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ उनकी ख्वाहिश पे। मुख्तियार कहते हैं कि हम एक ऐसे महल्ले में रहते थे जो गरीबों का महल्ला कहलाता था। मुझसे पहले 2 बड़े भाई और 1 बहन थी, चौथा मेरा नंबर था। हमारे घर में कुछ ख़ास पैसे की रेल पेल नहीं थी, बस इतना ही गुजारा हो जाता था कि रूखी सूखी खा लेते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो हालात इतने बेहतर हो चुके थे कि मेरे दोनों भाई बाप का हाथ बटाने लगे थे, तो उनकी भी कमाई घर में आने लगी थी। तो यूँ मेरा बाप और मेरे 2 भाई कमा रहे थे, तो घर में अब कुछ बेहतर पैसे आने लगे थे। ख्वाहिशात जो बचपन में महरूमी की सूरत में थी, अब वो पूरी होती थीं। यूँ मेरे पैदा होते ही मुझे खुशकिस्मत समझा गया कि इसके आने से घर में बरकत आई है, पैसा आना शुरू हो गया है। और यूँ बाप और दोनों भाई मेरी ख्वाहिशात को पूरा करते, जो भी उनकी पहुंच में होता वो मेरे लिए अरेंज करते, वो मेरे लिए लेके आते, क्योंकि दोनों भाई जानते थे उन्होंने अपना बचपन महरूमियों में गुजारा था, और बाप भी जानता था कि औलाद को कुछ ख़ास सुख नहीं देख सका। यूँ लाड प्यार ने मुझे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। मैं ज़िद करने लगता, हर बात अपनी मनवाता और मेरी हर बात को माना जाता। वक्त गुजरता रहा कि मैं महल्ले के लड़कों के साथ घूमता फिरता, काम तो मैंने करना नहीं था क्योंकि घर का लाडला जो ठहरा था, तो ऐसी सोसाइटी के अंदर मैं लग गया, ऐसे लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। कोई अच्छी तबीयत के वो लोग नहीं थे। उन्हीं दिनों की बात है कि मेरी उम्र तकरीबन उस वक्त कोई 15-16 साल होगी। एक दोस्त ने कहा कि वो आजकल एक किताब पढ़ रहा है जिसमें अमलियात लिखे हुए हैं और उसमें चिल्ले हैं, और वो भी चिल्ला कर रहा है। पहली दफ़ा मैंने अपने एक दोस्त से चिल्ला और अमलियात के बारे में सुना था, और यूँ मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया, और मैंने भी अपनी तरफ से किताब लेके जो जो चिल्ले कर सकता था किए, लेकिन कोई भी फ़ायदा ना हुआ। लेकिन मुसलसल मेरी तलाश जारी रही कि मैं ज़रूर किसी ऐसे उस्ताद को, ऐसे कामिल पीर को ढूंढूं जो मुझे कोई चिल्ला दे। और उसके बाद ऐसा हुआ, मैं अपने उन दोस्तों को लेके ऐसे दरबारों पे जाने लगा जहाँ पे हम जाते, किसी फ़कीर को, किसी बाबा को, किसी दरवेश को ढूंढते, और जाके उसके पास बैठते और कहते बाबा कोई हमें चिल्ला बताओ। अक्सर बाबे हमें भगा देते, लेकिन एक बाबा हमें मिला, उसने हमें कोई चिल्ला बताया, लेकिन वो इतना मुश्किल था कि सुन के ही हम हैरान हो गए कि बाबा ये तो हम नहीं कर सकते। लेकिन उसने कहा बेटा इसके बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन हमारी जो उम्र थी, उस उम्र के हवाले से वो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी हम लगे रहे। अक्सर अब हम दरबारों पे जाते, जो बाबे बैठे होते, सब्ज़ लंबे से कुर्ते पहन के, पेवंद लगे हुए, हम उनके जाके पाँव दबाते, उनकी टांगें दबाना शुरू कर देते और कहते बाबा कोई अमल बताइए। घर वाले अक्सर अब मुझे डांटते थे कि तुम बड़े हो रहे हो, कोई काम काज करो, लेकिन मैं ऐसा बिगड़ा हुआ नौजवान हो गया था जिसको कमाने की बिल्कुल लत नहीं पड़ी थी। उसको अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने की लत पड़ चुकी थी, और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। सीखते सीखते सीखते
वक्त गुज़रता रहा, कभी कभी कोई माँ बाप की सख्त डांट पे कोई काम कर लेता था वक्ती तौर पे, और फिर छोड़ देता, फिर काम करता, फिर छोड़ देता। पता ही नहीं लगा कि कब उम्र 26-27 साल हो गई। लेकिन अभी तक वो जुनून दिल में कायम था कि सीखना है, कोई अमल करना है। जब मेरी उम्र 28 साल हुई, इसी तरह बाबे ढूंढना, इधर उधर जाना, कई जगहों पे जाना। एक दफ़ा मैं और मेरा दोस्त हम बाइक पे कहीं खाना खाने के लिए रात के टाइम निकले हुए थे। हम जब वहाँ होटल पे बैठे खाना खा रहे थे तो हमारे पीछे एक बुज़ुर्ग सा इंसान, बाबा सा, होंठ उसके काले स्याह थे, उसने हाथ में सिगरेट लगाई हुई थी, चाय वो बैठा पी रहा था और मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। जब मैंने उसको देखा, उसको गौर से देखा, तो उसकी आंखों में एक चमक सी थी। मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद चाय का कप उठा के उसी बाबे के करीब जाके बैठा। मैंने कहा, इजाज़त है मैं आपके पास बैठ जाऊं? तो उसने मुझे पहले सर से लेके पांव तक देखा और मुस्करा दिया और कहा, आ गए हो तो बैठ जाओ। मैं बैठ गया, लेकिन उसका वो जो लहजा था कहने वाला, आ गए हो तो बैठ जाओ, मुझे समझ नहीं आई थी। जब मैं बैठ गया तो उस बैठे हुए उस बुज़ुर्ग ने, उस चमकती आंखों वाले इंसान ने मुझसे पूछा, क्या शौक़ हैं तुम्हारे? तो मैंने कहा, शौक़ तो बहुत हैं, लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो सके। आज भी ख्वाहिश में हूँ कि शौक़ पूरे हो जाएं, शौक़ को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी तक कुछ नहीं कर सका। बोले, कैसे शौक़ हैं, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, किसी कामिल उस्ताद को ढूंढना चाहता हूँ जो अभी तक ज़िंदगी में नहीं मिल सका। वह मुस्कराया और बोला, कामिल? कामिल उस्ताद? क्या तुम कामिल शागिर्द बन सके जो किसी कामिल उस्ताद की तलाश में हो? मैं कहा, जब उस्ताद मिलता है तभी पता लगता है कि शागिर्द कैसा है। जब उस्ताद ही नहीं मिल सका तो मैं कैसे कामिल शागिर्द बनूंगा? मेरे दोस्त ये गुफ्तगू सुन रहे थे, बड़ी अजीब सी गुफ्तगू थी। तो वो मुझसे बोला, किस हद तक अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हो? मैंने कहा, जी आपको मैंने देखा तो देखते ही मेरा दिल खिंचा चला आया आपकी तरफ। आपके पास कोई इल्म ज़रूर है, आप पहुंची हुई हस्ती हैं, आप खुद देख लीजिए मेरे अंदर कितना जुनून है, और आज से नहीं कब से जुनून है, और कब से मैं उस जुनून के पीछे पागल हूं। कुछ देर देखते रहे और उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने देखा उनके होंठ हिल रहे हैं। ये वाहिद टाइम था जब उन्होंने आंखें बंद की तो उन्होंने सिगरेट का कश नहीं लगाया था, वरना मुसलसल वो सिगरेट का कश लगा रहे थे। और पढ़ने के बाद आंखें खोलीं तो कहते हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास आ जाना। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस बता दिया और कहा, कल मेरे पास आ जाना। मैं कहा, जी ठीक है। हमने खाना वगैरह खाया, वहाँ से चले गए। मुझे बेचैनी थी। दोस्त मुझसे पूछते रहे, क्या हुआ, क्या बता रहा था, क्या बात हुई तेरी? मैंने कहा, यार बस उस्ताद की तलाश में था ना, तुम्हें पता है, शायद ये उस्ताद मिल जाए। मुझे लगता है ये पहुंचा हुआ कामिल उस्ताद है। अगले दिन शाम को मैं उनके डेरे पे पहुंच गया। वो डेरा क्या था, एक मकान था जिसके दरवाजे को मैंने खटखटाया तो एक मुलाजिम सा था, वो असल में तो उनका मुरीद था। उसने आके दरवाज़ा खोला और बोला, जी। मैंने उनको अपना नाम बनाया, मेरा नाम मुख्तियार है। तो वो फ़ौरन बोला, आप आइए, अंदर आइए। जैसे मेरा इंतज़ार हो रहा था, मैं अंदर दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही मेरे उल्टे हाथ पे बाथरूम और वाशरूम बना हुआ था, अलग अलग थे। आगे एक बड़ा सा सहन था और सामने 2 कमरे थे। पहले एक बरामदा था, बरामदे के आगे कमरे थे, और लेफ़्ट साइड पे ही सीढ़ियाँ ऊपर, राइट साइड पे सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। वो मुझे सीढ़ियों से लेके ऊपर चला गया। ऊपर एक कमरा बना हुआ था। जब मैं उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उस कमरे में एक बहुत बड़ा बेड पड़ा हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बेड, जिस तरह उसका पीछे ताज था, बहुत बड़ा था, पहली दफ़ा देखा था। और वो उस बेड पे लेटे हुए थे। मुझे देखा और उठ के बैठ गए और बोले, आ गए तुम? मैंने कहा, जी। उन्होंने मुझे बिठा दिया और उसको कहा, पूछो इससे क्या खाए पिएगा? मैंने कहा, जी नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं, चलो चाय ही पी लेते हैं यार, 2 चाय ले आओ। वो चाय लेने के लिए चला गया तो बोले,
ये मेरा आस्ताना है, ये मेरा घर है जहाँ बैठे हो तुम, ये मेरा कमरा है, ये मेरी रिहाइश का है, यहीं मैं अपने वज़ाइफ करता हूँ, यहीं मैं अपने चिल्ले करता हूँ, नीचे मैं लोगों से मिलता हूँ। लेकिन तुम ऐसे हो जिससे मैं नीचे नहीं मिला हूँ, तुम्हें डायरेक्ट मैंने ऊपर बुला लिया है, तुम दिल को अच्छे लगे हो। तुम्हारा इम्तिहान लेना होगा, तुम किस हद तक एक अच्छे शागिर्द साबित हो सकते हो। मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया कि पहला काम तुमने ये करना है, मैं तुम्हें एक फ़लाँ कब्रिस्तान में भेजूंगा, उस कब्रिस्तान में जाना है, तुमने दायरा कड़ा लगाना है, कब्र के पास मैं बता दूंगा, बैठना है और पढ़ते रहना है। पढ़ने के बाद उस कब्र के साइड वाली जगह को खोदना है, वहाँ पे एक मट्टी की पोतली बनी होगी, उसको निकालना है और उसको खोलना नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो लेके मेरे पास आ जाना है। शर्त यह है पीछे मुड़ के मत देखना, कोई आवाज़ भी दे तब भी मुड़ के मत देखना। कर लोगे? मैं कहा जी मैं कर लूँगा। उन्होंने मुझे सिखा दिया, मैंने क्या पढ़ना था। मैं वहाँ से इजाज़त लेकर रवाना हुआ और जिस रात मैंने जाना था, मेरे लिए बहुत मुश्किल तो था, मैं यकीनन बहुत जनूनी था, लेकिन एक कब्रिस्तान में जाना पढ़ना मेरे लिए एक बड़ा खौफनाक एक्सपीरियंस था। मैं चलता हुआ कब्रिस्तान में जब दाखिल होने लगा तो मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। कब्रिस्तान का माहौल कभी मुझे वहशतनाक नहीं लगा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ आंखें हैं और वो आंखें मुझे देख रही हैं, जैसे मेरा इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। आज ऐसे लगता था जैसे कब्रिस्तान जिन्नात से भरा हुआ हो। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, अभी कुछ कदम ही चला था कि ऐसी आवाज़ आई जैसे दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, अजीब सी आवाज़। मैं एकदम उछल सा पड़ा। खैर मैं चलता हुआ आगे बढ़ा और जब मैं आगे गया मैंने एक पुकार सी सुनी, जैसे सांप अक्सर ऐसे आवाज़ें निकालता है, पुकारता है, ऐसे आवाज़ें आई। तो मैं और डर गया, नीचे इधर उधर मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन पुकार आ रही थी। मैं चलता हुआ तेज़ी से आगे की तरफ गया और जिस दरख्त और जिस कब्र का मुझे नक्शा बताया गया था, समझाया गया था, उसी तरह चलते चलते मैं वहाँ पहुँचा। तो हैरत की बात यह थी, वहाँ उस दरख्त के ऊपर, एक दरख्त के नीचे वो कब्र थी जहाँ पे मैंने बैठना था, उसके इर्द गिर्द काफ़ी दरख्त थे और उस दरख्त के ऊपर रात के इस पहर, तकरीबन ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, चिड़ियाँ या परिंदे बोल रहे थे। इस अंदाज में बोल रहे थे जैसे शाम के टाइम में परिंदे बोलते हैं, और उनकी चहचहाट और बोलना इस अंदाज में था, जबकि ये तो रात का टाइम था और ये बोलना दूर दूर तक सुनाई दे रहा होगा। लेकिन मैं जब कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था, चलता हुआ आगे की तरफ आया था तो कोई आवाज़ नहीं आई थी। जैसे ही इस दरख्त के नीचे आया तो आवाज़ें आना शुरू हो गई। खैर मैं नीचे बैठ गया, मैंने दायरा कड़ा लगाया, छुरी मेरे हाथ में थी और मैं बैठ गया ज़मीन पे ही और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो कब्र के ऊपर लगा हुआ जो दरख्त था उसमें से कौवे उड़ना शुरू हो गए। एकदम से पूरे दरख्त से इस अंदाज में कौवे उड़े कि जैसे ऊपर टहनियाँ नहीं, टहनियों की बजाय कौवे ही कौवे बैठे हों, और वो सारे एकदम से ऐसे फड़फड़ाए और कां 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 करते हुए उड़े कि मेरी जगह पे कोई भी होता उसका दिल दहल जाता, वो खौफ से बेहोश हो जाता। कुछ हालत मेरी भी ऐसी थी। पूरा आसमान ऐसे लगता था और जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे कौवे ही कौवे उड़ रहे थे, आसमान पे कौवे ही कौवे, और अभी तक उड़ते जा रहे थे। इतने कौवे एक दरख्त पर नहीं हो सकते, लेकिन उस दरख्त से कौवे उड़ते जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे। खुदा जाने कौवे कहाँ से आते जा रहे थे कि मेरे ऊपर कौवे ही कौवे थे। मैं डर गया था, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं, बैठा रहा, पढ़ता रहा यहाँ तक कि वो मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली। और उसके बाद जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई वो सारे कौवे वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद मैंने अपना दायरा कड़ा वापस खोला और जो उन्होंने कहा था तस्बीह वो करते हुए मैंने कब्र के साइड पे खोदना शुरू कर दिया। और खोदते 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 तकरीबन कुछ 7वीं 8वीं ज़मीन के अंदर ज़रब लगाई होगी तो एक मट्टी की पोटली सी नजर आनी शुरू हो गई।
मैं साइडों से मिट्टी को हटाना शुरू हो गया, उसको खींचता, नीचे से वो फंसी हुई थी, फिर और साइडों से मिट्टी को हटाया, खींचते खींचते वो पोटली बाहर निकल आई। वो लगता था कि काफ़ी अरसे से इस कब्र के अंदर साथ वाली जगह पे दबी हुई थी, बहुत पुरानी लग रही थी। उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ था जो किसी दौर में शायद सफ़ेद हो, अब तो मिट्टी की वजह से एक अजीब सा रंग हो चुका था उसका। उसके ढक्कन की जगह पे वो कपड़ा बंधा हुआ था और नीचे एक रस्सा बांधा गया था कि कपड़ा वो उतर ना सके। और जब उस पोतली को मैंने ऊपर उठाया तो वो अच्छी खासी भारी थी, और जैसे ही पोटली मैंने बाहर निकाली तो मेरे कानों ने एक चीख को सुना, एक औरत की चीख, भयानक चीख। और मैं जैसे ही मुड़ के देखने लगा, मुझे एक जुमला याद आ गया। उन्होंने कहा था, मुड़ के मत देखना। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं आगे की तरफ बढ़ा। उन्होंने कहा था, कुछ भी हो जाए, पीछे तुम्हारा नाम पुकारा जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने मुड़ के नहीं देखना। मैंने मुड़ के नहीं देखा और मैं चलता हुआ आया। चलते हुए 15 से 20 कदम भी नहीं चला था कि ऐसे लगा जैसे कोई जानवर तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। वो इतनी तेजी से भागता हुआ आ रहा था कि उसके कदमों की दौड़ने की आवाज़ दगड़ 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 दगड़, जैसे कोई बड़ा सा जानवर, जैसे कोई घोड़ा या गधा भागता है, उसके भागने की आवाज़ आती है, ऐसी ही एक आवाज़ थी और मुसलसल मेरे पीछे आ रही थी। अब मैं एकदम एक ही हाल था, मैं पीछे मुड़ के देखूं और बचूं, नहीं तो वो मुझे उठा के फेंक देता, मुझे टक्कर मारता तो मैं उड़ता हुआ जाके गिरता। लेकिन एक लम्हे मुझे लगा कि नहीं, मुड़ के नहीं देखना। मेरा नाम नहीं पुकारा गया, लेकिन हो सकता है ये जानवर ना हो, मेरा नाम मुझे पुकारने के बजाय इस अंदाज में बहकाया जा रहा हो। मैं चलता चलता अभी चंद कदम ही आगे चला था तो एक ज़ोरदार टक्कर मुझे पीछे आके लगी और वाकई मैं उड़ता हुआ दूर जा गिरा। और जब मैं दूर जाके नीचे गिरा तो इस अंदाज में ज़मीन पे पड़ा कि मेरा रुख, मेरी गर्दन उसी तरफ थी जिस तरफ से मुझे टक्कर मारी गई थी। तो मैंने तब देखा एक गधा ही था जिसने मुझे टक्कर मारी थी, और टक्कर मार के वो आगे भागता हुआ या तो निकल जाता, अब वो टक्कर मार के वहीं पे खड़ा हो गया था। मैं आराम से उठा, पोटली टूटी नहीं थी, पोटली मेरे हाथ में ही थी, मेरी गोद में पड़ी हुई थी। पोटली को मैंने उठाया और उठा के आराम से चलना शुरू हो गया। दिल की धड़कन तेज़ थी, टांगें कांप रही थी, शदीद खौफज़दा था, लेकिन उसके बावजूद मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा, मैं चलता रहा। यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद, अभी दरवाज़ा कब्रिस्तान का दूर था, मैं बाहर नहीं निकला था कि फिर से दौड़ने की आवाज़ आई। इस दफ़ा जब दौड़ने की आवाज़ आई तो मैं अलर्ट हो गया कि अब मुझे फिर से टक्कर लगेगी। पहले ही बड़ी ज़ोरदार टक्कर लगी थी। तो मैं अपनी जगह पे खड़ा हो गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फौरी तौर पे मैंने वो आयत, एक जो लफ्ज़ थे, आयत नहीं पूर्वी कलाम था, उनको कुरान मजीद नहीं पूर्वी कलाम बताया गया था, वो जो कलाम था वो मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो जो दौड़ती हुई आवाज़ पीछे गधे की आ रही थी, मेरे जहन में था कि अब गधा फिर से मुझे टक्कर मारने आ रहा है। तो बिल्कुल मेरे पीछे आके जैसे रुक सा गया। मैं खड़ा रहा और दौड़ने की आवाज़ बिल्कुल मेरे पीछे आके रुक गई थी। और गधा जिस तरह हनहनाता है, नाक से आवाज़ निकालता है, उसने ऐसी आवाज़ भी निकाली, लेकिन खड़ा रहा, उसने मुझे टक्कर नहीं मारी। मैं वो पूर्वी कलाम पढ़ता रहा यहाँ तक कि फिर मैं चल पड़ा और चलते चलते कब्रिस्तान से बाहर आ गया। सीधा चलता हुआ अपने घर चला गया। सुबह हुई, उठा, नाश्ता किया, वो पोटली उठाई और उस डेरे पे पहुंच गया। जाके उनके सामने पोटली रख दी। वो मुझे देखते रहे और बोले, हाँ, तुमने एक कामिल शागिर्द होने का यकीन दिला दिया है, तुम एक कामिल शागिर्द बन सकते हो, तुम पास हुए, मैं अब तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। ये मेरा पहला इम्तिहान था जिसमें मैं पास हो गया था। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया। जिस अंदाज में तुम्हें औरत की वो जो चीख सुनाई दी थी, अगर वो चीख की तरफ तुम मुड़ के देख लेते, मारे जाते। तुम्हारा बाजू, तुम्हारी टांग, तुम्हारी आंख निकाल दी जाती, बाजू तोड़ दी जाती, टांग तोड़ दी जाती। लेकिन तुमने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तुम डरे नहीं, तुम दायरे कड़े से निकले नहीं, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ तुम अकल रखते हो, बहादुर भी हो। खौफ ज़दा होने के बावजूद तुमने अकल से काम लिया, इसलिए तुम कर सकते हो। यूं उसके बाद उन्होंने मुझसे इस तरह के अमलियात करवाने शुरू कर दिए और मैं उनकी शागिर्दी में चला गया। फिर वो जो भी मुझसे कराते मैं वो अमल करता। लेकिन एक बात मुझे पता लग चुकी थी, मेरे जो उस्ताद थे वो नूरानी अमल नहीं करते थे, वो सिफली जादू करते थे। सिफली जादू का ये होता है कि जब आप
वक्ती तौर पे जादू करते हैं, आप नापाक हो जाते हैं और बाद में आपको पाक होने की इजाज़त होती है। काले जादू की शर्त यही होती है, आप उसमें हमेशा नापाक रहेंगे, पाक हो ही नहीं सकते। और नूरानी जादू की शर्त यह होती है, आप कभी भी नापाक नहीं हो सकते, आपको हमेशा पाक रहना होता है। नूरानी में हमेशा पाक रहना होता है, काले में हमेशा नापाक रहना होता है। और सिफली में चिल्ले के दौरान आप नापाक हो जाते हैं और उसके बाद आपको फिर पाक होने की भी इजाज़त होती है। यूँ उस उस्ताद की स्टडी में मैं मुख्तलिफ़ वज़ाइफ करता रहा, वो मुझे सिखाते रहे, मैं करता रहा, यहाँ तक कि वक्त गुज़रता रहा। फ़ौरन मुझे नहीं सिखाते थे, बहुत गैप के बाद वो कुछ काम कराते, जिस तरह ये वाक़या उन्होंने सुनाया ऐसे काम कराते, और उसके बाद फिर वो मुझे भेजते उस्ताद, और मैं और काम करके लाता, कामयाब होता, कुछ और सिखाते। इस तरह करते करते मेरी उम्र तकरीबन हो गई 31 साल या 32 साल। उन्होंने मुझे कहा अब वक्त आ गया है, तुम अपने मकसद को जो पाना चाहते थे उसके लिए तैयारी करो। मैंने आज तक अपने उस्ताद को अपना मकसद नहीं बताया था, तो उस वक्त जब उन्होंने मेरे दिल की बात बताई तो मैं चौंक पड़ा। उन्होंने कहा यही मकसद है ना, ख़जाना ढूंढना चाहते हो। मैं चौंक पड़ा, ये बचपन से मेरे दिल के अंदर बात थी, मैंने अपने दोस्तों को किसी को भी नहीं बताया था। मैंने कहा हाँ जी यही है। तो वो मुझसे बोले कोई बात नहीं, तुम्हें ख़जाना ज़रूर मिलेगा, मैं सरपरस्ती करूँगा, पीछे मैं हूँगा, जैसे कहता जाऊँ तुमने वैसे करते जाना है, मुझसे राब्ते में रहना है, ख़जाना मिल जाएगा। कुछ अरसे के बाद मुझे उन्होंने कहा कि फ़लाँ छोटा सा जो देहात है वहाँ तुमने जाना है, चले जाओगे? मैं कहा जी मैं बिल्कुल चला जाऊँगा। उन्होंने कहा वहाँ पे एक घर है, पुराना बना हुआ, कब्रिस्तान के बिल्कुल कोने पे कमरा सा बना हुआ है। उस कमरे के अंदर एक देग जो जेवरात से भरी हुई थी, सोने से भरी हुई थी, उसको दफन किया गया था। लेकिन हो सकता है देग अब वो चलती हुई आगे चली गई हो या चलती हुई इर्द गिर्द मौजूद हो। तुम्हें मैं गाइड करूंगा, क्योंकि अब मैं भी कुछ सीख चुका था, बहुत कुछ सीख चुका था कि वो देग को निकालना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बंदे की भी हेल्प की ज़रूरत होगी। तुम पढ़ाई करोगे, जो एक वहाँ गांव का शख्स होगा उसको अरेंज कर लोगे, उस गांव में नहीं रहोगे, उस गांव के करीब कोई होटल वगैरह लेके रहोगे, और जो गांव का कोई शख्स होगा उसको अपने साथ लोगे, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, वो खुदाई का काम वो करेगा। जहाँ जहाँ तुम पढ़ाई करोगे तुम्हें पता लगेगा कि तुम खुदाई करोगे और मुझसे राब्ते में रहोगे। उस देग के ऊपर जिन्नात का पहरा है, बड़ा सख्त किस्म का पहरा है। उसको पहले भी कुछ लोगों ने निकालने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन उनको नज़र ही नहीं आई, वो पढ़ते रहे हैं, वो आगे चली गई थी। मैंने अपनी इल्म से इतना तो पता लगा लिया है कि वो देग अभी भी वहीं मौजूद है, लेकिन करना सिर्फ ये है कि उसके ऊपर बैठे हुए जो पहरा देते हुए जिन्नात हैं वो बहुत सख्त हैं, बहुत ताकतवर हैं, उनसे मुकाबला बहुत मुश्किल है। वो ज़रा सी भी गलती हुई वो मार डालेंगे। क्या कर लोगे? मैंने कहा जी जो देग की आप बात बता रहे हैं, अगर देग निकल आती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो मैं तो इसके लिए तैयार हूं। ज़िंदगी वैसे भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, 31-32 साल उम्र हो गई है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। देग मिल गई तो ज़िंदगी बदल जाएगी, गाड़ी घर बंगला सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। माँ बाप आज वैसे भी मुझे कहते हैं कि भाइयों को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तुम आज भी नाकारा हो। तो मैंने वो देग पाली तो मैं नकारा नहीं रहूँगा, मैं भी एक अमीर शख्स बन जाऊँगा। मैं उसके लिए तन मन धड़ की बाजी लगाने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा किसी अपने ऐसे दोस्त को भी या मेरे किसी मुरीद को साथ लेके जाना चाहो तो एक शख्स को साथ लेके जाना जो होटल में ही रहेगा, क्योंकि जब वो ख़जाना मिल जाएगा तो वो तुम अकेले नहीं उठा सकोगे। गांव का जो शख्स होगा वो सिर्फ खुदाई की हद तक तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें उसको कुछ एतमाद में लेना होगा, पैसे देने होंगे। लेकिन जो शख्स तुम्हारे साथ होटल में होगा, जिस रात उसको निकालना होगा उसी रात उसको अपने साथ लेके जाओगे, वरना वो होटल में ही रहेगा। सारे मामला तय हो गए। मुझे उस्ताद मोहतरम ने कुछ पैसे भी दे दिए, सफ़र, खाने पीने, और उस बंदे को देने के लिए जो अच्छे खासे नोट थे।
यूँ मेरा एक दोस्त जो हमेशा अमलियात की ख्वाहिश रखता था, मुझसे पूछता भी रहता था, मेरा राजदार भी था, मैंने उसको साथ लिया। मैंने कहा गपशप भी रहेगी, चलते हैं। जब उसको पता लगा सारे माजरे का, वो डर गया। उसने कहा नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। शाम तक वो तैयार था, वो कैंसिल कर गया प्रोग्राम में, उस्ताद के पास पहुंच गया। मैंने कहा जी मेरा एक दोस्त था, वो चला गया। अब उन्हें कहा परेशान मत हो, मुझे पहले से पता हो, मेरा ये मुरीद है, इसको ले जाओ। यंग सा एक लड़का था, नया नया आया था, वो साथ चल पड़ा। यूँ हम दोनों रवाना हुए और रास्ते में गपशप हुई तो उसने बताया कि मुझे बहुत साल नहीं हुए, कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन अब वो मेरे बाबा जी हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनसे सीखना चाह रहा हूँ। आप तो शागिर्द ख़ास हैं, मैं भी शागिर्दी में हूँ, लेकिन अभी इतना सीखा नहीं हूँ। हम दोनों बसें बदलते हुए, सफ़र करते हुए उस छोटे से गांव के करीब पहुंच गए। उससे पहले एक छोटा सा शहर था, वहां हमने एक होटल ढूंढा। एक सादा सा हमें होटल मिला, नीचे सारी दुकानें थीं, उन्हीं के बीच में से एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे से अंदर गुजरते तो एक राहदारी से गुजर के आगे एक काउंटर सा बना हुआ था और उसके पीछे कमरे थे, सादा से पलस्तर हुए हुए कमरे। कोई ख़ास होटल नहीं था, बस उसके अंदर बेड पड़े हुए थे, पुराने स्टाइल के बेड पड़े हुए थे और उनके साथ अटैच बाथ था। हमने 2 बेड का एक कमरा ले लिया और उसको मैंने कह दिया कि तुम यहीं पे रहोगे और जब जाना होगा जिस रात, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। रात हमने वहाँ पे गुजारी, नींद पूरी की। घर वालों को मैं कह आया था कि मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त भी मिल जाएगी। काम के सिलसिले में हम रवाना हो रहे थे। सुबह उठा और मैं उसी गांव विज़िट करने के लिए निकल पड़ा। सिगरेट में पीता था, सिगरेट मैंने लगाया हुआ, इधर उधर मैं घूमता रहा। एक छोटा सा बिल्कुल देहात सा था, कुछ ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, कोई बड़े होटल भी नहीं थे। चाय के कुछ होटल बने हुए थे जिनको छप्पड़ होटल कहता है। तो मैं एक छप्पड़ होटल पे जाके बैठ गया। वहाँ पे मैंने अपने लिए खाने का आर्डर दिया। तंदूर लगा हुआ था, थोड़े से देचके रखे हुए थे, उन्होंने खाने बना के रखे हुए थे। मैंने खाना खाया और मैं इंतज़ार करता रहा कि कोई नौजवान, कोई ऐसा जो मुझे मिल जाए जिसके लिए मैं मदद ले सकूं। मुझे उस दिन तो कोई ना मिला। मैं सारा दिन ढूंढता रहा, मेरा सारा दिन ज़ाय गया। अगले दिन फिर से मैं तलाश में निकला, ढूंढते ढूंढते रात की रोटी खा के, मतलब ना उम्मीद सा हो के होटल की तरफ जाने लगा था। तो वहीं पे मुझे एक नौजवान ही था, तकरीबन मुझसे उम्र में ज़रा बड़ा था लेकिन सेहतमंद था। उसके जिसामत को देख के नज़र आती थी कि हट्टा कट्टा और सेहतमंद, बहादुर किस्म का मुझे लग रहा था। उसने अपनी वो बेलचा या कस्सी या कही बोलते हैं उसको, वो उसने उठाया हुआ था। वो यकीनन काम से आया था तो होटल पे आके बैठा था। तो मैंने उसे मुखातिब किया और उसको चाय पेश की, उससे गपशप की और मैंने कहा मुझे आपसे काम है। वो गाँव का बंदा था, परेशान हो गया, कहता है बोलिए क्या काम है। मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूं, क्या मेरे लिए तुम खुदाई का काम कर सकते हो। उसने कहा किस तरह की खुदाई। मैंने उसे कहा सबसे बढ़ के यह है एक राज, एक मैं राज तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्या तुम्हें जिन्नात से डर लगता है। उसने कहा नहीं, मैं जिन्नात से नहीं डरता। मैंने कहा क्या सबूत है इसका। उसने कहा ज़िंदगी में कई दफ़ा आमना सामना हुआ है, मैं नहीं डरा। रातों को पानी लगाते हुए खेतों में कई दफ़ा रोशनियाँ नज़र आती हैं, कई दफ़ा आग के गोले नज़र आते हैं, कई दफ़ा शादियाँ देखी हैं मैंने, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। जब मैंने उसके सामने पैसे रखे तो हैरान रह गया इतने पैसों को देख के। कहता है काम क्या है। मैंने कहा कुछ भी नहीं, काम राजदारी का है, देग निकालनी है, देग मैं निकालूंगा, पढ़ाई मैं करूंगा। कई लोग उन्हें कोशिश कर चुके हैं, नहीं निकली। उस देग में से तुम्हें भी सोने में से हिस्सा मिलेगा, लेकिन राजदारी होगी। तुम्हें उससे पहले मुझे हल्फ देना होगा, अगर तुम राजदार रहे और जैसे मैं कहता हूं करते गए तो तुम्हें उस सोने में से भी हिस्सा मिलेगा और ये पैसे भी तुम्हारे हैं। तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा मैं तैयार हूं। मैंने कहा मुझे इस पर हल्फ चाहिए। उसने कहा क्या हल्फ चाहते हो। मैं कहा तुम क्या हल्फ दे सकते हो। उसने कहा यार मेरा एक बेटा है, एक ही बेटा है, मैं उसके सर पे हाथ रख के तुम्हें हल्फ दे सकता हूं कि मैं तुम्हारे राज को लीक नहीं करूंगा। इससे बड़ा हल्फ क्या दूं। कुरान कहते कुरान पे हाथ रख देता हूं, जो हल्फ कहो। मैं समझ गया कि बंदा वाकई सही कह रहा था, हल्फ देने को तैयार जिस तरह हो गया था। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे सामने बच्चे को ला के अगले दिन हल्फ दिया और मैं मुतमईन हो गया। यूं हम कब्रिस्तान पहुंचे दोनों। वो वाकई बहादुर था, डरपोक नहीं था। हम कब्रिस्तान में जब दाखिल हुए, एक पुराना सा बना हुआ कब्रिस्तान था, उसकी कब्रें टूट फूट का शिकार थीं और लगता था कि इस कब्रिस्तान में लोगों ने अब दफनाना छोड़ दिया है। पहले कभी इस कब्रिस्तान में दफनाते थे, अब नहीं। मैंने उस शख्स से पूछा भी ये कितना पुराना है। उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता, बहुत पुराना ये यहाँ का कब्रिस्तान है, पता नहीं कब से आबाद है, हमें भी नहीं पता। अब तो लोग यहाँ पे अपने प्यारों को दफनाते भी नहीं हैं, दूर जो बहुत है गांव से। पहले दफनाते थे। सुना है इसके इर्द गिर्द पहले आबादी होती थी।
लोग रहते थे, उनका ये कब्रिस्तान था। अब वहाँ पे आबादी भी नहीं है, दूर दूर लोगों के घर हैं, तो हमारा जो कब्रिस्तान है गाँव का वो और है, तो ये अब दूर गाँव कहलाता है। वाकई बहुत बड़ा पुराने पुराने उसके अंदर दरख्त थे, और चलते चलते हम जब बिल्कुल कोने पे पहुंचे तो वहाँ पे एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था जिसकी छत अभी भी कायम थी, उसका दरवाज़ा नहीं था, खुला हुआ था दरवाजे वाली जगह, और बड़ा सा कमरा बनाया गया था मट्टी के साथ। मैं और दिलावर, ये उसका फर्जी नाम है, मिलता जुलता है। मुख्तियार कहता है मैं और दिलावर जब अंदर दाखिल हुए तो मुझे उस फर्श को देख के लगा कि जैसे फर्श को कई दफ़ा खोदा गया हो, बंद किया गया हो। उसकी मिट्टी सख्त नहीं थी, उसकी मिट्टी भुरभुरी हो गई थी और नरम नरम सी थी, लेकिन लगता था अगर खोदा भी गया था तो खोदे हुए कई साल हो गए हैं, काफ़ी अरसा गुजर गया है कि फिर से वो उसी तरह वापस बंद हो गया है। उस्ताद ने जैसा मुझे तफसील के साथ समझा के बताया था वो मुझे सारा याद था। मैंने उसे कहा तुम बाहर बैठो, डरोगे तो नहीं अकेले? उसने कहा डरना किस बात का, ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ पे जितने भी हैं गुजर चुके हैं, अब तो इनके नीचे ढांचे रह गए होंगे, और वैसे भी मैं रातों को ही खेतों में काम करता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, कई नज़ारे देख चुका हूँ। तो जब वहाँ नहीं डरा तो यहाँ कब्रिस्तान में सोए उन लोगों से क्या डरूँ जिनको मरे हुए भी कई साल हो गए हैं, जिनके अब नीचे शायद हड्डियाँ भी ख़त्म हो चुकी होंगी। साहब आप अपना काम जारी रखो, मैं बाहर मौजूद हूँ, जब मुझे आवाज़ दोगे मैं भागता हुआ आ जाऊँगा। मैंने अंदर दायरा कड़ा लगाया उस कमरे के अंदर और बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। पहली रात तो मुझे कुछ भी नज़र ना आया। सुबह होने से पहले पहले मैं वहाँ से रवाना हुआ, अपने होटल पहुँच गया। वो शख्स सोया नहीं था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझसे बोला कैसा रहा दिन? मैंने उसको बताया कि अभी तक तो नहीं, कल फिर से पढ़ाई करनी है। अगले दिन फिर से मैं गया, और अगले दिन जब बैठ के मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पे देग मौजूद है, लेकिन उस जगह पे नहीं है, चल के काफ़ी आगे गई है। और जिस तरह उसको मैं देख रहा था आंखें बंद करके, वो मुझे अंदाज़ा होता जा रहा था। उधर उस्ताद भी पढ़ रहे थे, उनको निकलने से पहले हम इत्तला दे कर आए थे। उधर वो पढ़ रहे थे, इधर मैं पढ़ रहा था। पढ़ते हुए मुझे नज़र आ गया कि देग मौजूद है, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ से बिल्कुल मेरा सीधा हाथ जो बनता है, इसी सीधे हाथ को बिल्कुल आगे चले जाएं, और आगे जाके तकरीबन कोई वो बनते होंगे 30-40 कदम। 30-40 कदम के बाद फिर वो उल्टे हाथ को चलना शुरू हो गई थी, और चलते चलते वहाँ पे एक दरख्त था, उसके दरख्त के नीचे जाके रुक गई थी। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो एकदम से मुझे नज़र नहीं आई, नज़र आती थी देग गायब हो जाती थी, नज़र आती थी देग गायब हो जाती थी। लेकिन उस रात, दूसरी रात मुसलसल पढ़ाई करते करते, उधर उस्ताद ने भी मेहनत की, नज़र आ गई। एंड तक मैंने उसका रास्ता आखिरी ट्रेस कर लिया कि मुझे नज़र आती कि चलती हुई जा रही है और उसके बाद गायब हो जाती, चलती हुई जा रही है, गायब हो जाती। मुझे ये देखना था कि चलती चलती जहाँ एक जगह पर जाके रुक जाए, वो जगह उस देग की थी। तो वो मुझे अब पता लग चुका था कि जिस कमरे में बैठा हूँ, जिस रुख में बैठा हूँ, इसके सीधे हाथ को 40 कदम तक सीधी गई है, और 40 कदम पे पहुँचने के बाद फिर मुझे उल्टे हाथ चलते हुए जाना है। एक दरख्त आएगा बिल्कुल सामने, उसी दरख्त के नीचे है। मैंने वो मुकम्मल किया, अमल में बाहर निकला। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, दिलावर। मैंने कहा दिलावर आओ मेरे साथ। उसी तरह उस कमरे के बाहर जाके मैं खड़ा हुआ, जिस अंदाज़ में मैं अंदर बैठा था उसी अंदाज़ में मैंने अपना मुंह किया। तो मैंने कहा ये हाथ मेरा सीधा बनता है। उसी तरफ मैंने मुंह कर लिया जो मेरा सीधा हाथ था। मैं चलता हुआ गया और कदम मैं अपने नापते हुए गया, नापते 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 तकरीबन कोई 40 कदम के करीब मैं चल चुका। तो उसके बाद मैंने उल्टे हाथ मुड़ गया जिस तरह मैंने देखा था। फिर इस तरह मैं चलते 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 चलते, अब मुझे कदमों का अंदाज़ा नहीं था, वहाँ पे एक दरख्त का आना बनता था। तो मैं चलते चलते जब काफ़ी आगे गया तो वाकई वहाँ पे एक घना दरख्त था जो मेरे बिल्कुल सामने तो नहीं आ रहा था, थोड़ा सा यानी पहले था। यानी अगर 36-37 कदम मैं चलता तो तब वो मेरे सामने आता। यानी मैं अब 40 कदम चल के उल्टे हाथ हो गया था, लेकिन अगर मैं 35-36 कदम चलता सीधा और उसके बाद उल्टा हो के आता तो सीधा इस दरख्त के सामने पहुंच जाता। खैर मुझे समझ आ गया, हाँ यही दरख्त है, इसके नीचे है। मैंने उसे कहा ठीक है, उसको कुछ नहीं बताया, कल तुम आ जाना।
मैं रवाना हुआ, उस्ताद जी को बताया, उन्होंने कहा हाँ मैं भी देख चुका हूँ, बिल्कुल सही जगह पे गए हो, जिस दरख्त के पास गए हो यही है, यहीं पे करो। अगली रात मैं पहुँचा और अगली रात सीधा मैं उसी दरख्त के पास आया। उस शख्स को कहा अपने औजार लेके आए हो, वो खोदने के लिए अपना लेके आया था सामान। मैंने कहा इस दरख्त को खोदना शुरू कर दो। हमने दरख्त की उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। खोदते 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 काफ़ी गड्ढा बन गया नीचे, लेकिन कुछ भी नज़र ना आया। तो मैं परेशान हो गया, साइड पे बैठा हुआ देख रहा था। तो वहीं पे मैंने कहा तुम रुक जाओ। मैं बैठा और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसको खोदते हुए कोई 1 घंटा हो गया था। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि कल रात तक वो ख़जाना इस जगह पे था, अब वो इसी तरह घूम के इसी ही दरख्त की परली साइड पे, बैक साइड पे आ चुका है। जिस साइड पे हम खोद रहे हैं उसकी बैक साइड पे है। और जब मैंने आंखें खोली तो देखा बैक साइड पे सारा झाड़, जंगल, खजूर के पत्ते, छोटे खजूर लगे हुए थे उनके पत्ते, और झाड़ सा बना हुआ था। मैंने कहा पीछे वाली साइड को खोदना है। उसने कहा साहब है तो मुश्किल, लेकिन मैं खोद देता हूँ। वो वाकई उसका रास्ता ही नहीं था, ऐसे झाड़ था कि मतलब दरख्त लगे हुए थे खजूर के छोटे जो होते हैं, जिनके पौधे इस तरफ पत्ते जो थे फैले हुए थे, और काट कबाड़ सा कांटे से पड़े हुए थे। इस तरह का रास्ता बंद हुआ था। खैर उसने, कुल्हाड़ी उसके पास थी, उसने वो सारा साफ़ किया। कम से कम उसको घंटा लग गया। उसके बाद उसने फिर से खोदना शुरू किया और खोदते खोदते तकरीबन अभी उसको कोई 25-30 मिनट हुए होंगे खोदते हुए कि नीचे उसका ठा की आवाज़ आई, जैसे उसका खोदने वाला औजार किसी चीज़ से टकराया हो। और जैसे ही वो टकराया तो मैं भी एकदम से अलर्ट हो गया। उसने खोदना शुरू किया और मैंने उसे कहा गोल दायरे में खोदो, इसी जगह को नहीं खोदो, पहले 2 दायरे में खोदो। उसने पहले थोड़ा थोड़ा शुरू में गोल दायरे में खोदा। अब मैंने कहा दरमियान में से खोदो। जैसे ही दरमियान में से उसने खोदा तो थोड़े ही 2-3 उसने निकाली होंगी मट्टी के नीचे से, ना सिर्फ ढक्कन नज़र आ गया जैसे बंद हो वो, और उसके ऊपर 2 काले स्याह सांप बैठे नज़र आ गए। जैसे वो काले स्याह सांप नज़र आ गए तो साइडें वो पहले खोद चुका था, जिससे हमें वो देग कलेयर नज़र आ गई थी। पीतल की बनी हुई, गोल्डन कलर का जो पीतल होता है, ब्राउन कह लीजिए, गोल्डन ही ब्राउन मेरे ख्याल में बनती है। पुराने दौर में ना जस्त या पीतल होता था ब्राउन कलर का। ये गिलास भी मेरे पास पड़ा है, बल्कि ये तो गोल्डन है ना, इसी तरह की गोल्डन कलर की पहले होती थी देगें। उसी तरह की वो देग थी, ढक्कन उसका बंद था। साइडें हम उसकी खोद चुके थे, ऊपर अभी भी हमने मट्टी छोड़ी हुई थी, लेकिन उस मट्टी को जैसे हटाया हमने तो नीचे से 2 सांप कलेयर एक जैसे फन फैलाए बैठे थे। मैंने उसे कहा पीछे हट जाओ। उसकी आंखों में चमक आ गई थी दिलावर की कि हम पहुंच गए मकसद पे, क्योंकि उसको भी इंतजार था सोने का। तो मैंने उसे कहा दिलावर अब बाकी काम हम कल करेंगे। वो बोला क्या मतलब? मैंने कहा इसलिए कि जो सांप हैं ये सांप नहीं हैं, ये पहरा देते जिन हैं, और इनको साथ लड़ना इतना आसान नहीं है। देख तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है इन जिनात को हैंडल करना। अभी मुझे अपने उस्ताद से रब्ता करना है और आज रात इससे ज़्यादा। उसने कहा साहब आप इतने बहादुर हो के सांपों से डर गए हो, कुछ नहीं होता। मैंने उसे कहा तुम नहीं जानते कि मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ी है और कितना मेहनत के बाद मैंने इसको पाया है, और ये बहुत ताकतवर जिनात हैं, ये सांप नहीं हैं। इनको छेड़ा, इनको हिलाया या इनके करीब गए, इनको टच भी किया तो यकीन मानो हशर नशर कर देंगे, हमारा जान से मार देंगे। उसके लिए हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा और अच्छा खासा पढ़ना होगा, बाकी हम कल करेंगे। तो उसने पूछा क्या इसको ऐसे छोड़ दें, ये खुली पड़ी रहे, ये तो कोई भी आके देख सकता है? तो मैंने उसको हंस के कहा ये किसी को नज़र नहीं आएगी सिवाय गधे के। तुम्हें इसलिए नज़र आ रही है कि मैं पढ़ता रहा हूँ और अमल के ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए तुम्हें नज़र आ रही है। तुम बेफिक्र हो जाओ, ये किसी को भी नज़र नहीं आएगी, तुम सुकून से जाओ। और हाँ, इसके इर्द गिर्द वैसे भी तो झाड़ियाँ हैं, तुमने रास्ता बना के यहाँ तक रास्ता बनाया, साइडों पे तो झाड़ियाँ हैं, कोई नहीं आएगा इस तरफ। और वैसे भी ये कब्रिस्तान का वो हिस्सा है जिसको तुमने बताया है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, बेफिक्र हो जाओ। ये जादुई देग है, इसके अंदर ख़जाना है, ये ऐसे नहीं किसी को नज़र आ जाती जब तक इसने अमल ना किया हो। हाँ, तुम्हें ज़रूर नज़र आएगी,
क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने तुम्हारा भी दायरा कड़ा किया था, अपना भी किया था, क्योंकि तुम मेरी इस टीम का हिस्सा हो, तुम इसमें शामिल हो। क्योंकि अगर तुम्हें नज़र नहीं आएगी तो तुम खोद कैसे सकोगे। इसलिए तुम्हें नज़र आएगी, कल भी नज़र आएगी, आज भी नज़र आ रही है, नज़र आती रहेगी, तुम्हारे अलावा किसी को नज़र नहीं आएगी। क्योंकि अगर तुम्हें नज़र नहीं आएगी तो तुम खोदोगे कैसे। इसलिए बेफिक्र हो। मैं कमरे में चला गया, वो अपने घर चला गया। उस्ताद को मैंने बताया और उस्ताद ने कहा ठीक है, जब तुम निकलने लगोगे हम बात करेंगे। जब मैं निकलने लगा रात को तो उस्ताद ने कहा वो बहुत ख़तरनाक है, मेरी सोच से भी ज़्यादा दोनों ताकतवर हैं, इनके साथ हमें आहिस्ता से डील करनी होगी, नहीं तो ये बहुत ख़तरनाक हैं। जितना मैंने सोचा था ख़तरनाक, उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसलिए आज रात जाके सिर्फ वहीं पे पढ़ते रहो, उसी कमरे में जहाँ पे बैठे थे पहले, उसी कमरे में पढ़ते रहो। इनको छेड़ना मत दोनों को। ये जोड़ा जो बना हुआ है, ये दोनों नाग और नागनी जो बने हुए हैं, ये बहुत ताकतवर जिन हैं। और जिस कबीले से हैं, जितना ये जादू जानते हैं, जितना ये अमल किए हुए हैं, हम उतना नहीं किए हुए। हमें इनको पहले इनकी ताकत को समझना होगा, देखना होगा, उसके बाद हम हाथ डाल सकेंगे। ऐसे नहीं तो मारे जाएंगे। मैं यहाँ पे बैठ के मारा जाऊँगा, तुम वहीं पे मारे जाओगे। इसलिए मुतमईन होके करो, तुम वहाँ पे ये पढ़ते रहो, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, दिलावर मेरा पहले ही इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा आजन साहब। मैं कमरे की तरफ जाने लगा तो उसने कहा उधर नहीं जाना। मैं कहा नहीं, बहुत ताकतवर हैं। और जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मेरे उस्ताद से बात हुई है, ये बहुत मजबूत कबीले, ताकतवर कबीले के जिनात हैं, इनसे इतना आसान नहीं है। वो बेचैन हो चुका था। दिलावर कहता है साहब सांप हैं, मेरी मान लें, मुझे आप मौका दें, मैं इनको हटा देता हूँ। वो बहादुर भी था, अब मुझे थोड़ा सा खबती और पागल भी नजर आया। मैंने कहा नहीं, तुम इन मामलात को नहीं समझ सकते, ये जिन हैं, ये सांप नहीं है। खैर मुश्किलों से मैंने उसको कायल किया। मैं रात सारी बैठ के उसी कमरे में पढ़ता रहा। और जब मेरा अमल मुकम्मल हो गया, मैं बाहर निकला तो वो बेचैन था कि अब हम फिर खोलेंगे या सांप की तरफ जाएंगे। मैंने कहा चलते हैं घरों की तरफ। तो कहता है आज खोलना नहीं है। मैं कहा नहीं, ये पढ़ता है, मैंने पढ़ा है, मेरे उधर से उस्ताद ने भी पढ़ा होगा। अभी वो जब उस्ताद बताएंगे तो हम अगला काम करेंगे। आज मैंने अमल जल्दी मुकम्मल कर लिया था। जो मेरी तस्वीर बताई गई थी उस्ताद ने, वो जल्दी पूरी हो गई थी। आज अंधेरा था, रोज़ मैं सुबह ही सुबह चला जाता था, आज अभी अंधेरा था। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। उसने कहा मेरी माँ ने खोल लें। वो बेचैन था और मैं उसको समझा नहीं पा रहा था कि ये जान देने वाली बात है, ये नुकसान पहुँचाएंगे। खैर मैंने कहा मैं चलता हूँ। उसने कहा चले मैं आपको कुछ तक छोड़ के आता हूँ। उस देहात से वाकिफ़ था, अंधेरा था, तो वो मुझे छोड़ के आया। मैं होटल पहुँच गया, करीब ही तो वो छोटा सा शहर था। मैं जब कमरे में गया तो मेरा जो साथी था जो कमरे के अंदर, वो डरा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा जिस तरह खोला, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने आवाज़ से पूछा कौन। तो मैंने उसको बताया मुख्तियार। तो उसने दरवाज़ा तो खोल दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और भाग के जाके ऐसे बैठ गया, बहुत खौफज़दा था। मैंने कहा मुख्तियार क्या हुआ है। वो डर गया। मैंने कहा क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो कहता है कि मैं लेटा हुआ था, करने को तो कुछ नहीं था, तो दरवाज़ा खुला है, नॉक हुआ है। मैंने दरवाज़ा खोला है, पूछूं कि कोई होटल का बंदा इस वक्त रात के टाइम, खैर है रात को, क्यों दरवाज़ा खटखटा रहा है, क्या हुआ है। मैं परेशान होकर उठाऊं, दरवाज़ा खटखटाया है तो एक लड़का और एक लड़की, दोनों बहुत खूबसूरत थे, सफ़ेद उनका रंग था। उनने कपड़े इस तरह पहने हुए थे जैसे जोगी कपड़े पहनते हैं, अजीब से कपड़े थे उनके। औरत ने बाल अजीब से अंदाज में बनाए हुए थे। औरत ने सर पे एक जो गोल सी कैप तो नहीं थी, कैप की तरह चीज़ पहनी थी, उसको गोल गोल सितारे लटक रहे थे उसके ऊपर, ऐसे चारों तरफ उसके सितारे लटक रहे थे। उसका जो कमीज़ थी उसके ऊपर भी सितारे थे, जैसे उसके अंदर शीशे लगे होते हैं। सिंधी लोग जिस तरह कुछ ख़ास एक कपड़े पहनते हैं ना सितारों वाले, वो सितारों वाले शीशों वाले कपड़े पहनी हुई थी मर्द। और वो दोनों अंदर दाखिल हुए और मुझसे बोले हम तुम्हें वार्निंग देने आए हैं, जब वो आए तो उसको बता देना यहाँ से चले जाओ। जिस मकसद के लिए तुम आए हो, इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और जिस खजाने को तुम लोग ढूंढने के लिए आए हो, इस खजाने पे हम दोनों का पहरा है। और हम दोनों आज से नहीं, कई सालों से उस खजाने पे पहरा दे रहे हैं। वो किसी की अमानत है, वो जिसकी अमानत है वही लेके जाएगा। ना कोई लेके जा सका है, ना हम किसी को लेके जाने देंगे। बेहतर यही है जब वो आए उसको पैगाम दे देना।
कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम, वो मुख्तियार, और उन्होंने हमारे उस्ताद का नाम लिया, वो कराची में बैठा हुआ तुम्हारा उस्ताद, सबको हम सबक सिखा देंगे। उसको बता देना, वो जो हमारी ताकत का अंदाज़ा लगाना चाह रहा है वो नहीं जान सकता कि हम कितने ताकतवर हैं, उसकी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, उसकी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर। कहते हैं ऐसे दूसरी दफ़ा उन्होंने गुस्से में जुमला कहा और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, जिस तरह आए थे वो चले गए। मैं डरना शुरू हो गया, ये कौन लोग थे, ये कैसे थे, अजीब से थे वो दोनों। लेकिन जब वो कमरे में खड़े हुए थे उनके जिस्मों से एक अजीब सी महक आ रही थी, ऐसे जैसे पसीने की बू होती है, लेकिन इंसानी पसीने की नहीं, ऐसी बू थी जैसे पानी कहीं खड़ा खड़ा बदबू करना शुरू करता है। अजीबो गरीब सी उनके अंदर से बू आ रही थी, मतलब अच्छी भी नहीं थी, बहुत बुरी भी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी बू थी उनकी, और ऐसी थी कि पता लगता था ये कोई इंसान नहीं है। ऐसी बदबू इंसानों से नहीं आ सकती, इंसानों से पसीने की बदबू आती है, उनके जिस्म में कोई बदबू आती है, एक अजीब सी थी। ऐसी बदबू जैसे कोई सड़ा हुआ गोश्त, नहीं गोश्त सड़ जाता है उसकी स्मेल होती है सड़े होने की, ऐसी बदबू थी। और मुख्तियार कहता है कि जब मैं कमरे में मैंने सूंघा तो वाकई कमरे में अभी तक सड़े हुए गोश्त की बदबू थी। मैंने फौरी तौर पे सोने की बजाय उस्ताद से रब्ता किया, सारी सूरत हाल उनको बताई। उन्होंने कहा हाँ वो ठीक कह गए हैं, वो वाकई ठीक कह गए हैं, वो बहुत ताकतवर हैं और अभी हमें उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं हुआ, इसलिए हमें सुकून से करना है, हमें जल्दी नहीं करनी। अभी आज रात तुम नहीं जाओगे, आज रात तुम आराम करोगे और जाओगे और उसको जाके बता देना, दिलावर को भी, कि अभी 1-2 दिन काम नहीं करना। जब तक मैं इधर एक मुकम्मल ना कर लूँ, पढ़ाई करके चेक ना कर लूँ, सारा तसल्ली ना कर लूँ, उसके बाद हम देखेंगे इनको हैंडल कैसे करना है। अगर ये वार्निंग दे के गए हैं तो इसलिए दे के गए हैं कि हमने जो अभी तक अमल किया है उसकी वजह से वो वार्निंग दे के गए हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई गलती नहीं की और उनकी वार्निंग देना हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि उन्होंने वार्निंग दिया, नुकसान नहीं पहुँचाया। अभी हम 2 दिन रुक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है, उसके बाद फिर करते हैं। मैं सो गया, शाम को उठा और मैंने दिलावर को जल्दी जाके बुलाया, उसके गांव जाके। वो कहता है हाँ क्या हुआ। मैंने कहा दिलावर अभी 2 दिन काम नहीं करना, ये बहुत ताकतवर हैं दोनों जो उसके ऊपर पहरा देते हुए हैं जिनात, अभी हमें इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना है और उसके बाद हम देखेंगे अगला लाहे अमल हमने क्या करना है। उसको मैंने खैर कायल किया, समझाया और मैं वापस आ गया। रात को हमने काम नहीं किया, लेकिन रात को मैं सोया हुआ था कि मेरे जिस्म को झटके लगे ज़ोर ज़ोर से, ऐसे जैसे किसने मेरी टांग को पकड़ के ज़ोर से हिलाया हो। मेरे जिस्म को 2 दफ़ा झटका लगा तो मैं एकदम से उठ गया और जैसे ही मैं उठ गया तो मैं डरा भी थोड़ा सा, और लेकिन झटके जिस तरह मेरे जिस्म को लगे थे, जिसने हिलाया था, मैंने कहा ये पता नहीं क्या हुआ है। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं, ऐसे मुझे महसूस होता था कमरे में कोई मौजूद है, लेकिन मैं इर्द गिर्द कमरे में देखता रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन बेचैनी सी मुझे रही कि जैसे कमरे में कोई मौजूद है। मैं सुबह जल्दी उठ गया और फिर मैंने कहा मैं ज़रा चक्कर लगाऊं, दिलावर से मिलाऊं। मैं वैसे मेरे जाना होता था, यहाँ कमरे में क्या कर सकता था, तो मैं उठाऊँ, उधर गया हूँ उसी होटल पे, तो बातें हो रही थी, तो वहाँ बातों से मुझे पता लगा कि कल रात जो दिलावर है उसके साथ हादसा हुआ है। उस बेचारे को इतनी चोटें लगी हैं, उस बेचारे के साथ पता नहीं क्या हुआ है, वो इतना डरा हुआ है, इतना खौफज़दा है कि किसी को कोई बात भी नहीं बता रहा, और कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो रोना शुरू कर देता है, चीखें मारना शुरू कर देता है। उसको शदीद चोटें आई हुई हैं, पता नहीं किसी ने मारा है, उसको क्या किया है, वो बहुत सहमा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है दिलावर, कहाँ है उसका घर। मैंने उसका घर नहीं देखा हुआ था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बता दिया उसका वहाँ घर है। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा इसलिए मैं उसको जानता हूँ, मुझे बताएं, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। तो मैंने अपना तार वैसे झूठ कहा, मैं डॉक्टर भी हूँ, मुझे बताएं, मैं उसको चेकअप करता। तो निकल चलें, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप हमारे साथ चलें, उसको देखें, हमारे गाँव का बंदा है। मैंने कहा मुझे ले चलें। मैं हुलिया भी एक शहरी था, वो देहाती लोग थे, वो मुझे लेके गए उसके घर में। कच्चा सा उसका घर था, वाकई गरीब सा बंदा था। मैं पर्दा सिस्टम था, मुझे अंदर लेके गए तो उसकी बीवी बच्चे साइड पे हो गए, और कमरे में वो जो पड़ा हुआ था बिस्तर पे, तो वो चीखें मारता जा रहा था और डरा हुआ था, वाकई बहुत सहमा हुआ था। मैंने कहा आप लोग ज़रा कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं, मुझे ज़रा इसका देखने दें, बात करने दें, इस तरह वो और डर जाएगा। जब मैं गया हूँ, उससे बात की है,
उसको हिलाया है, दिलावर दिलावर मैं हूँ, मुख्तियार दिलावर दिलावर। वो बिल्कुल कुछ इस कंडीशन में नहीं कि बात कर सके, देख सके। वो बहुत डरा हुआ, बहुत सहमा हुआ। उसको मैंने फिर कोशिश की कि थोड़ा सा होश में लाऊं। मुझे लगा कि कुछ देर के लिए ना थोड़ा सा, अभी ये पागल नहीं है, डरा हुआ है और मैं इसको होश में ला सकता हूँ। मैं उसके साथ लगा रहा कि एकदम मुझे उसका लगा उसकी आंखों ने मुझे पहचान लिया, और जैसे उसकी आंखों ने मुझे पहचान लिया तो वो मुझसे लिपट गया डर की वजह से। मैंने कहा होश करो, क्या हो गया है, क्या हो गया? रोना शुरू हो गया। उसको शदीद चोटें आई हुई थी, उसका जिस्म दुख रहा था, लेकिन वो डरे जा रहा था, कांपे जा रहा था और अब मुझसे लिपटा हुआ था। मैंने उसको अपने आप से अलग किया। मैंने कहा बताओ तो सही क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं उधर गया था। मैंने कहा आप तो सांप से डर रहे हो ना। मैं सांप से नहीं डरता, तो मैं कुल्हाड़ी लेके गया था, और मैंने जाके जैसे ही उधर करीब पहुंचा तो दोनों वो सांप बैठे हुए थे। मैंने जैसे ही कुल्हाड़ी का उनके ऊपर वार किया तो मेरी कुल्हाड़ी उनके आर पार गुजर गई है। उन दोनों के आर पार गुजर गई है मेरी कुल्हाड़ी, और वो दोनों सांप वहीं पे बैठे हुए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि जो मुझे थप्पड़ पड़ने शुरू हुए हैं मेरे जिस्म पे, मेरे सर पे, मेरे पूरी बॉडी पे ऐसे थप्पड़ पड़ने शुरू हुए हैं जैसे कोई मुझे मार रहा हो। मैं चीखें मार रहा था, इतना मारा है मेरा अंग अंग मतलब दुख रहा है। ऐसे लगता है अंदर से हड्डियां टूट गई हैं। ऐसे जूते मुक्के थप्पड़ कोई मारे जा रहा था और मैं चीख रहा था, नजर कोई भी नहीं आ रहा था। और उसके बाद इतना उन्होंने मुझे मारा कि मैं भागना शुरू हो गया। तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, भागो, कहाँ तक भाग सकते हो, तुम्हें छोड़ना तो नहीं है, तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। ये मुझे आखिरी आवाज़ आई है और मैं भागता हुआ रोता हुआ घर पहुंच गया हूँ, होश में नहीं हूँ। मुझे बचा लो साहब, खुदा का वास्ता है मुझे बचा लो। मुझे इतना मार पड़ रही थी, कहाँ से पड़ रही थी, मारने वाले नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे बचा लो, मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे बचा लो। और उसके बाद उसने फिर इतना रोना शुरू कर दिया कि रोते रोते फिर वो इबनॉर्मल हो गया। जैसे पहले होश में आया था कुछ देर के लिए, फिर इबनॉर्मल हो गया और रोना शुरू हो गया। मैं कुछ देर उसके बाद बैठा रहा, बाहर आया और मैंने कहा मैंने इसको चेक किया है, कल मैं फिर आऊँगा। अभी मैं चलता हूँ, कुछ दवाएं सामान चीज़ें हैं जो मुझे इसके लिए चाहिए होंगी, मैं कल आऊँगा। मैं गया, उस्ताद से बात की, उनको सारा कुछ बताया। उसने आज ने कहा हाँ वो ठीक कह रहा है, उसने वो बड़ी गलत हरकत कर दी, अब हमारे लिए भी ख़तरा हो गया है। तुम जाओ, उसके ऊपर पढ़ाई करो, देखो अगर वो तुमसे संभल सकता है, क्योंकि वो मेरे पास अगर आ जाए तो मैं उसके ऊपर पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक दफ़ा कोशिश करो, उस पर पढ़ाई करो, नहीं तो मारा जाएगा ये। मैंने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ। मैं जी सीधा वापस गया अगले दिन उसके घर। तो मुझे पता लगा उसकी बीवी ने जो बताया था, मुझे तो डायरेक्ट नहीं बताया, लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को इसको चीखों की आवाज़ सुनी, ये शदीद चीखें मार रहा था। बीवी भागते हुए अंदर कमरे में गई है तो इसकी टांगें ऊपर छत के साथ लगी हुई थी और ये उल्टा लटका हुआ था और चीखें मार रहा था। और उसके बाद बीवी ने आंखों से देखा, कहती है इसको ऊपर से गिरा है इतनी जोर से कि इसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। और जब उसकी दोनों टांगें टूटी हैं तो वो उसकी धाड़ें निकलना शुरू हो गई, उसकी टांगें मुड़ गई थी। वो कहते हैं जब वो ऊपर उल्टा लटका हुआ था और मेरे सामने मैं पहुंची हूँ, मैंने देखा मेरा शौहर उल्टा लटका हुआ है, मैं बीवी हूँ, मैं कहाँ देख सकती हूँ। मैंने कहा दिलावर दिलावर। मैं भागी हूँ उसके करीब जाने के लिए, तो उसी लम्हे वो ऊपर से नीचे गिरा है और जैसे ही ज़मीन पे गिरा है तो उसकी टांगें इस तरह मुड़ गई हैं कि मैं समझ गई थी टांगें टूट गई हैं। और ये चीखो पुकार करना शुरू हो गया और मैं रोना शुरू हो गई। सबको बुलाया और उसके बाद उसको वो शहर के अस्पताल ले गए थे। अब वो घर में नहीं था, उसकी बीवी बच्चे उसको अस्पताल ले गए थे और बता रहे थे उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो पागलों की तरह चीखें मार रहा था और अजीब हो चुका था। मैं परेशान, क्या करूं। दिन का टाइम था, मैंने उस्ताद से रब्ता किया। उस्ताद कहते हैं फौरी तौर पे उस जगह पहुंचो और देखो वहां पे क्या हालात हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मैं चलता हुआ उस कब्रिस्तान गया हूं और कब्रिस्तान उसी जगह जहां हमने खुदाई की, वहां जाके देखा तो वो जगह बिल्कुल बंद हो चुकी थी, जैसे किसी ने वो जगह बिल्कुल पहले की तरह बंद कर दी हो। लेकिन ये लगता था कि एक खुदी हुई जगह है, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खुदी नहीं, लगता था कि खुदी हुई थी जगह लेकिन किसी ने बंद कर दी हो। मैंने उस्ताद को बताया कि उस्ताद जी ये हो चुका है। और मैं कमरे में जब पहुंचा तो उधर कमरे में मौजूद जो शागिर्द था उसको भी थप्पड़ पड़ चुके थे।
और जब मैं कमरे में गया वो कमरे में नहीं था। मैं उसको ढूंढता ढूंढता जब होटल के बाहर पहुंचा तो उन्होंने कहा जी वो होटल से बाहर भागता हुआ गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं उसके पीछे भी गया, मैं नज़र नहीं आया। मैं उसको भागता हुआ ढूंढता ढूंढता गया हूँ तो वो काफ़ी दूर मुझे एक जगह पे खड़ा हुआ नज़र आया और सहमा हुआ था। मैंने उसको साथ लिया तो उसने कहा मैंने कमरे में नहीं जाना। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है मैं कमरे में बैठा हुआ था, मैं बाहर से घूम फिर के आया था, आके अभी बैठा ही था कि मेरी आंखों के सामने दरवाजे के अंदर से वही लड़कियां और लड़कियां जो गेट खोल के आए थे वो दरवाजे के अंदर से आर पार हो गए हैं। पहले दरवाज़ा खोल के अंदर आए थे, अब वो दरवाजे को बंद था, दरवाजे के आर पार, जैसे दरवाज़ा उनके लिए था ही नहीं, उसके दरवाजे के आर पार होके आ गए हैं और आते ही उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है। मुझे मारे जा रहे थे, मुझे मारे जा रहे थे और मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे कि मैं उठाऊं और भागा हूं। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ लगा दिया और बाहर आके जो जो मुझे याद था कुरान करीम की आयत मैं सारी पढ़ता रहा हूँ, थर थर कांपता रहा हूँ, आपका इंतज़ार करता, खुदा का वास्ता निकलो हमें मार डालेंगे। उधर मैंने उस्ताद जी से रब्ता किया और उनको कहा जी ये सूरत हाल हो चुकी है, उसको सारे वो पढ़ गए। तो उस्ताद जी ने कहा जितनी जल्दी हो सकते हो निकलो, वो अब तुम्हें भी मारने आ रहे हैं, अब अगर तुम रुके तो वो तुम दोनों को भी मार डालेंगे, वो इंसानी रूप में जो फिर रहे हैं वो दोनों जिन्नात तुम्हें भी मार डालेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है निकलो। मैंने कहा जी ठीक है। हम दोनों ने अपना जल्दी से सामान, मतलब थोड़ा सा ही सामान था हमारे, कौन से कपड़े या कोई इतना ज़्यादा कुछ था, सामान जल्दी से वो किया जैसे कैसे, उनको पैसे दिए और हम दोनों भागे। वहीं हमें भागते हुए उसी गांव का एक बंदा मिला जो मुझे समझता था कि मैं डॉक्टर साहब हूँ और वो जान चुका था मुझे। उसने मुझे देखा तो भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे कहता है डॉक्टर साहब वो पागल हो गया है। अस्पताल उसको लेके गए हैं, उसकी टांगें टूटी हुई थी और उसको इलाज के लिए लेके गए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि ये पागल हो चुका है, उसके दिमागी हालत ख़राब हो गई है। अब मैंने सिर्फ सुनना ही था, आगे से क्या कहना था। मैंने कहा अच्छा यार अल्लाह उसको ठीक करे, चलो अस्पताल है ये वो, मैंने बातें की। हमने दौड़ने की हम दोनों दौड़े और सीधे अपने शहर पहुंच गए। नाकाम लौटे थे, देख हमने देख ली थी, उसको जूते पड़ गए थे, मेरे दोस्त को जूते पड़ गए थे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और मैं अपने घर पहुँचा, वालदैन से मिला और बताया जी काम गया था, ये है वो है, कुछ पैसे भी दे दिए जी, कमा के लाया हूँ, ये है वो है। उसी रात मैंने अपने कमरे के अंदर सोया हुआ था कि मेरे बिस्तर को बाकायदा जलजले की तरह हिला दिया गया और मैं एकदम से उठ के बैठ गया। मैं थका हुआ था, गहरी नींद में था, लंबा सफ़र करके आया था, मुझे तो उठना नहीं चाहिए था। जब जलजला है तो उठ गया। मैंने कहा शायद जलजला आ रहा है, इधर उधर देखा कोई भी नहीं, पंखा नहीं हिला, सिर्फ मेरा बिस्तर हिला है। तो मैंने देखा सामने वही होलिया, वही लड़का, वही लड़की जो मेरे रूममेट ने मुझे बताई थी, सितारों की तरह लटक रहे थे। कैप तो नहीं थी, कैप की तरह कोई चीज़ पहनी हुई थी, उसके ऊपर सितारे लटक रहे थे। जो उसके कपड़े थे उसके ऊपर नीले पीले हरे हर तरह के सीप हुआ हुआ था और उसके बीच में शीशे लगे हुए थे, शीशे किनारे वाले, गोटा किनारे वाले उसने कपड़े पहने हुए थे लड़की ने, और उसके वो सितारे यहाँ पे बहुत लटक रहे थे और वो साथ लड़का था। वो दोनों खूबरू नौजवान लड़की लड़का बने हुए थे और वो मेरे कमरे में मेरे सामने खड़े थे और वो मुझे कुछ देर देखते रहे और उसके बाद सिर्फ उनके मुंह से पहला जुमला मैंने इतना कहा कि आइंदा अगर वहां का रुख किया तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को उड़ा देंगे, तुम्हारे जितने भी घर के लोग हैं ना उन सबको और तुम्हारे उस्ताद को भी, सबको उड़ा देंगे। आइंदा वहां का रुख ना करना, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। और उसके बाद मेरी आंखों के सामने जो सिर्फ खड़े हुए थे ये जुमले बोले और गायब हो गए, वहीं खड़े खड़े गायब हो गए। मैं समझ गया। रात जैसे कैसे गुजारी, सुबह उस्ताद के पास गया तो पता लगा उस्ताद के साथ भी पूरा कुछ हो चुका है, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। मैंने कहा जी क्या हुआ है? कहते हैं यार ये मैं स्लिप हुआ हूँ, गिरा हूँ तो चोटें लगी हैं। मुझे शक पड़ गया उस्ताद के साथ भी कुछ हो चुका है। तो तब मुझे उस्ताद ने बताया कि यार वो बहुत ताकतवर है, हमारी ताकत से भी ज़्यादा है, उसको कोई ऐसा बंदा हाथ डाल सकता है जो बहुत ताकतवर हो। मेरे पास जितना इल्म था ना मैं इतना कर सका हूँ कि उनको छेड़ सका हूँ। मैंने छेड़ा है उनको और हम देग तक पहुँच गए थे। हमने देग ढूंढ ली थी। मैंने पहले दिन कहा था मसला उन्हीं के ऊपर है जो पहरे दे रहे हैं, बज़ाहिर सांप की सूरत में बैठे हैं लेकिन बहुत ताकतवर कबीले के जिन्नात हैं, उनसे पंगा करना बहुत मुश्किल है। खैर वक्त गुजरता रहा, आज भी वो ख़जाना, वो देग वो कहते हैं उस जगह पे मौजूद है।
बहुत सारी बातें जो नहीं बताने वाली होती, कहानी मैं आपको बताई है। वो कहते हैं आज भी वो देख, वो ख़जाना बहुत बड़ा है, वहीं पे मौजूद है और उसी पे वही सांप सालों से जो पहरा देते आ रहे हैं उस पर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी और मुझे कहा है कि आप उसको निकाल सकते हैं। मैंने उस्ताद से बात की, आपके बारे में बात की और सारा कुछ कहा, तो उसने कहा हाँ ये शख्स जानता है, इसके पीछे हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। अब भी कहते हैं मेरा उस्ताद मुझसे राब्ते में और उसने मुझे कहा है कि हाँ ये शख्स, मैंने कहता है नाम लेके मैंने आपका दिखाया और सारा बताया। उन्होंने कहा ये शख्स मज़हर मलिक निकाल सकता है, इसके पीछे हाथ है, ये हाथ डालिए निकाल लेगा। तो मुझे आपकी मदद चाहिए, निकालनी है। वो आज भी वहीं मौजूद है। मैं आज भी अपने इल्म की रोशनी में देग तक आपको पहुंचा दूंगा, देग सामने भी आ जाएगी। ऊपर दोनों जो बैठे हुए हैं उससे मैं नहीं लड़ सकता, आप लड़ सकते हैं। मेरे उस्ताद के इल्म ने कहा है आप कर सकते हैं, मेरी मदद करें, आए देग निकालते हैं। जब उन्होंने मुझे सारी बातें कही, मैंने कहा जी एक शर्त पे मैं आपको जवाब दूंगा, पहले मैं ये कहानी सुनाऊंगा प्रोग्राम में। वो मान नहीं रहे थे कि नहीं ये कहानी नहीं सुनानी, ये तो लोगों को पता लग जाएगा। मैंने कहा जगह थोड़ी पता लगेगी कि कौन सी जगह है कौन सी नहीं। दुनिया ऐसे ही कोई पूरे जहान की मिट्टी को खोद डालेगी। वो मान गए। तो उसके बाद जब वो मान गए कि उन्होंने कहा ठीक है जी अब कहानी सुना दे, तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि ये जो ख़जाना होता है ना, ख़जाना ये किसी की अमानत होती है। उन्होंने सही कहा था। और जो वो बैठे हैं ना वो दे भी देते हैं, ये याद रखिएगा। उनसे लड़ना नहीं पड़ता। आप लोग लड़े हैं उनसे, उन्होंने आपको जान लिया था। वो नीयतों को जानते होते हैं। अमानत से मुराद ये नहीं है कि कोई एक शख्स आएगा उसकी अमानत है वो ले जाएंगे। अमानत से मुराद उनकी ये होती है जो इस काबिल हो जिसको वो देना चाहते हैं। तो कहते हैं हाँ ये तुम्हारी अमानत थी, आओ इसको लो और इसको उस अंदाज में इस्तेमाल करो कि सही गरीबों, मस्कीनों और जो हकदार हैं उन तक पहुंचाओ। इसको वो अमानत कहते हैं। हाँ मैं निकाल सकता हूँ, हाँ मैंने एक दफ़ा का इस तरह एक्सपीरियंस भी किया है, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कतअन कोई लालच नहीं है। एक ख़जाना जो देग मिलेगी मैं निकालूंगा और ये करूंगा, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में, जो मैं करना चाहता हूँ। अगर मैंने शुरुआत ही ख़जाने से ली होती, तो लालच से ली होती, तो आज मैं इस मकाम पे ना पहुंचा होता। कई ज़िंदगी में इस तरह की लालचें आई थी। ये पहली दफ़ा आप मुझे ऑफ़र नहीं दे रहे हो देग वाली, ऐसी कई लालचें मेरे सामने रखी गई थी, मैंने ठुकरा दी थी। वजह मैंने कहा था ये मेरा मकसद नहीं है। तभी इतनी कम उम्री में मैंने इतना इल्म हासिल किया है। अगर इस तरह फ़ौरन कहता हाँ 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 ये करते हैं, तो मैं इसी की तरफ चला जाता और ज़िंदगी में बहुत कुछ ना मिल सकता। ये भी मैं आज आपको बता दूं, कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें सामने आ गई थी, लेकिन मैं आगे चल पड़ा कि मेरा ये मकसद नहीं है। कुछ और सीखना था, कुछ और करना था मेरा मकसद। मेरा मकसद आज आपको बता दूं, मेरा मकसद ये था कि ताकतवर से भी ताकतवर जिन मेरे सामने खड़ा हो तो मैं उससे डरूँ ना, मैं उससे लड़ सकूँ। ये मेरा मकसद था, ये मैंने सीखना था। इसलिए मैंने देग, ये सोने, ये चीज़ें पीछे रख दी थी। आज भी जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ, दुनिया की किसी खतरनाक जगह पे मुझे खड़ा कर दे, ताकतवर से ताकतवर कबीले का सरदार खड़ा होगा, ऐसी की तैसी, मैं कहूँगा तेरी ऐसी की तैसी। मैं गालियाँ देता हुआ अंदर जाता हूँ। खुदा की कसम, ऐसी जगहों पे जहाँ पे दुनिया जाने से डरती थी, मैं गालियाँ देते हुए अंदर गया हूँ। मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं नहीं डरता किसी से। तो ये ताकत ऐसे नहीं आती। जिन अल्लाह की बहुत ताकतवर मखलूक है, उनसे लड़ना कोई मजाक नहीं है। और मैंने अगर ये कहता हूँ ना इनकी ऐसी की तैसी, अंदर दिल में डर नहीं है, तो पता है एक जुमला क्या कहता हूँ, जब मन सच्चा हो ना, मन आपको ये पता हो कि लोगों की मदद की है, कभी लालच नहीं की, इज्जत कमाई है, पैसा नहीं कमाया, दिलों में मोहब्बत कमाई है, पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई है, तो फिर डर नहीं होता। मदद ज़रूर की है, लालच नहीं की, इसलिए डर नहीं होता और मैं धड़ल्ले से आगे बढ़ता हूँ। आज आपको मैं बहुत बड़ा राज बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, लाइव आपको जवाब दे रहा हूँ। जिनात से पता है लड़ता क्यों, डरता क्यों नहीं हूँ, आगे से आगे बढ़ जाता हूँ। दिल में चोर नहीं है। मेरे साथ कई काम करने वाले आए थे, बातें बड़ी की, चोर थे वो सारे। बाखुदा मुझे जब बड़े से बड़े खतरनाक जगहों पे, ये सारे घोस्ट हंटर पाकिस्तान वालों को मैं चैलेंज करता हूँ, ये नहीं जा सकेंगे। और सारे मुझे, मेरे पास प्रूफ है इनके, सारे छोड़ दें, नहीं जा सकते। इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, शहजादे बंदे हैं, ठीक है, लगा रहा है, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन यकीन मानिए खतरनाक जगह पे नहीं जा सकते, नहीं रिस्क लेंगे। खतरनाक जगह पे जाने का कोई रिस्क नहीं लेगा, जान जा सकती है। पानी फेंकते हैं और ठीक हो जाता है, ऐसे नहीं होता। इनको कहें छोड़ दें। मैं तमाम घोस्ट हंटर को चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के, सांपों के साथ प्रोग्राम तो करके दिखाएं, सिर्फ इतना करके दिखा दें, अकेले कैमरा लेके जाएं जहां पे रेटलर सांप हो जो डस ले तो बंदा 40-30 सेकंड में मर जाता है। और उस रात मेरे पास मोबाइल तक नहीं था कि अगर मुझे सांप डस लेता तो मैं घर वालों को मदद के लिए पुकारता कि मुझे सांप ने डस दिया, मुझे अस्पताल लेके जाओ। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं अपने हाथ में मौत लेके गया था और मैंने अल्लाह ताला से इतना कहा था, अल्लाह ताला अगर आज मौत यहीं पे लिखी है दे देना,
तो मैं आपके ही कहने पे आया हूँ, अगर आपने मेरी मौत ही यहाँ लिखी है मेरे अल्लाह मैं इसलिए आ गया हूँ, नहीं होगी तो घर जाऊँगा। तो उस रात जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, पहाड़ों में फिर रहा था, मैं अकेला शख्स था और हर तरफ रेटलर ही रेटलर थे, हर तरफ रेटलर थे। अगर वो डस लेते तो सुबह पता लगता घर वालों को वो कहाँ है। और 30 घंटे में मौत, 40 मिनट में मौत हो जाती है, 40-50 मिनट होते हैं आपके पास। तो कम अज़ कम वो कहते हैं रेटलर के करीब जाओ तो मोबाइल आपके पास हो और आप घर वालों को बता सको। तो उस वक्त मेरे पास सिम ही नहीं थी, घर में मोबाइल मेरा चलता था, वो भी वाईफाई पे चलता था, और बाहर तो सिम चलती नहीं थी, इसलिए मैं अपना मोबाइल तक नहीं लेके गया था। और जिस वक्त मुझे उठा के पटका गया था उन पहाड़ों के ऊपर, मेरा शो मौजूद है पहाड़ों के ऊपर, मैंने जो अकेला किया था, कई रेटलर की आवाज़ें हैं। जब मैं उठा था मेरे साथ इर्द गिर्द रेटलर थे, सारे सांप ही सांप थे। उनको कहो ना सारे प्रोग्राम तुम अपने साइड पे रख दो, सिर्फ सांपों के साथ, इस तरह जो जहरीला और जंगली सांप हो उनके साथ ये लोग शो करके दिखाएं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ मैं डरता नहीं हूँ। मैंने पर जो कमाया है तो ये इन लालच में कभी नहीं पड़ा, इसलिए आगे बढ़ा हूँ। ये कमाया है कि मैं डरता नहीं हूँ, खतरनाक से खतरनाक जगह पे चला जाता हूँ। बाकी चीज़ें मेरे लिए माइनर सी चीज़ें हैं। मैंने इज़्ज़त बहुत कमाई है, दिलों में जो प्यार मेरे लिए है वो घोस्ट सेंटर के लिए नहीं है, वो इंटरटेनमेंट है। तो खैर बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। बहरहाल ये थी आज की कहानी, मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँगा। तो ये थी आज की कहानी। भाई साहब अल्लाह उनको खुश रखे, मुझसे मुसलसल एक मदद मांग रहे हैं, लेकिन भाई मैंने आज आपको क्लियर लाइव इसका जवाब दिया। मैंने आपको कहा था ना आपको स्टोरी सुनाते हुए इसका जवाब दूंगा, ये आपको लाइव जवाब है। जहाँ दुनिया के कोने में कहेंगे, जिस खतरनाक में कहेंगे, हाजिरी हो जाए इंसान के अंदर, उसके ऐसी की तैसी फेर दूंगा। लेकिन जब इन चक्रों में पड़ जाऊंगा तो सब कुछ रह जाएगा, लालच आ जाएगी। लालच नहीं है, इसलिए बहुत बरेव हूँ, इसलिए डरता नहीं हूँ। ये थी जी आज की कहानी। आप भी अपनी मुझे कहानियाँ सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। कहानी आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भी भेज सकते हैं, और कहानी उर्दू में लिख के भेज सकते हैं, और कहानी का वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। लेकिन जब कहानी आप मुझे लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें तो शुरू में आपने अपना नाम, अपना अता पता, शहर, गाँव सब रियल बताना है, और मुझे ये भी बता देना है कि मैं रियल बताऊँ या फ़र्जी बताऊँ। दूसरी बात, जब आप कहानी लिख के भेज दें, चाहे लिखी हुई हो या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके हो, पहले उसको आप सेंड कर दें, और उसके बाद एंड पे एक लफ्ज़ आपने लिखना है STORY, स्टोरी। दोनों सूरतों में अगर आप स्टोरी लिखना एंड पे भूल जाएंगे, कुछ लोग गलती एक ये करें कि उर्दू में कहानी लिखते हैं और कहानी के आखिर में स्टोरी लिख देते हैं। नहीं, कहानी को पहले भेज देना है। लिखी हुई कहानी भी है ना, उसको पहले सेंड कर दें। जब वो सेंड हो गई है फिर एक अलग से मैसेज लिखना है STORY, उर्दू में भी स्टोरी लिखते हैं, फिर आपने उसको स्टोरी लिख के सेंड करना है। और नंबर व्हाट्सएप का जिस पे आपने भेजना है +9231655500। मैं रिपीट करता हूँ, +9231655500। उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।